गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रिपुदन पांडे एक बार फिर आप सभी छात्रों को MKF क्लासेज के माध्यम से पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले का टेंस हम अध्ययन कर चुके हैं, तो आज हमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ना है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। दूसरे शब्दों में ये मान लीजिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों से यह प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में जारी है, मतलब भूतकाल में कार्य बिना रुके हुए लगातार हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेल रहा था, तो क्रिया के अंत में रहा था। हम पतंग उड़ा रहे थे, तो क्रिया के अंत में रहे थे। और जैसे वह पेड़ के नीचे बैठे थे, तो यहाँ भी कार्य जारी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम चर्चा भी कर चुके हैं विस्तार रूप से। तो यहाँ भी कार्य जारी, बैठने वाला काम लगातार कर रहे हैं, तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब अनुवाद के नियम। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का अनुवाद हम अंग्रेजी में कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ता को। कर्ता अगर एक वचन है या प्रोनाउन आई, ही, सी, इट है, तो हम सहायक क्रिया के रूप में वाज का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता बहुवचन है या प्रोनाउन यू, वी, दे है, तो हम सहायक क्रिया के रूप में वेयर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्रिया में ING जोड़ते हैं, और ING जोड़ने के बाद हम कर्म को लिखते हैं। जैसे कोई वाक्य लेते हैं कि वह सुबह क्रिकेट खेल रहा था, तो स्टूडेंट्स, वाक्य अंग्रेजी ही क्या है आपका? सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए सहायक क्रिया के रूप में वाज का प्रयोग होगा, ही वाज। आप क्या करना है? क्रिया क्या है? खेलना। क्रिया में जोड़ना है आपको ING। तो प्ले मतलब खेलना, प्ले में ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। तो ही वाज प्लेइंग, क्या प्लेइंग कर रहा था? क्रिकेट। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, कब? सुबह को, तो इन द मॉर्निंग। अब इसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं। तुम वहां नहीं जा रहे थे, तो नकारात्मक वाक्यों में स्टूडेंट्स नहीं के लिए नॉट का प्रयोग एक वचन कर्ता या आई, ही, सी, इट के साथ वाज के बाद करते हैं, और बहुवचन कर्ता या यू, वी, दे के साथ प्रोनाउन बेयर के बाद करते हैं। तो यहाँ पे कर्ता क्या है? यू के साथ हेल्पिंग वर्ब होगी वेयर, क्योंकि यू बहुवचन है, तो यू वेयर। अब नॉट लिखेंगे। क्रिया क्या है? जाना, तो गोइंग। वहाँ की अंग्रेजी देयर। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, यू वेयर नॉट गोइंग देयर। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रोगेटिव का। जैसे क्या मैं झूठ बोल रहा था? तो स्टूडेंट्स, कई बार बता चुके हैं कि अगर क्या शब्द वाक्य पहले है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इसके स्थान पर सहायक क्रिया को लिखते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो रहा आई, तो आई के साथ सहायक क्रिया क्या होगी? वाज। तो वाज लिखेंगे, वाज आई, क्या मैं। बोलना का अंग्रेजी टेल, TELLING। वाज आई टेलिंग, ये लाई। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और,
मतलब यहाँ टेल माने बोलना होता है, कहना होता है, स्पीक माने भी बोलना होता है, लेकिन स्टूडेंट्स लाई के साथ टेल का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आप वाज आई स्पीकिंग या लाई करते तो गलत हो जाता है। मतलब लाई के साथ टेल का प्रयोग होता है और स्पीक का प्रयोग किया जाता है ट्रुथ के साथ। जैसे सही बोलो, स्पीक द ट्रुथ, झूठ मत बोलो तो डू नॉट टेल ए लाई, तो लाई के साथ टेल का प्रयोग करते हैं। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रोगेटिव से ही। जैसे वह यह काम कैसे कर रही थी। तो अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो स्टूडेंट्स उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके पश्चात सहायक क्रिया को लिखते हैं। तो कैसे की अंग्रेजी हाउ। वह एक वचन है इसलिए हाउ के बाद वाज होगा, हाउ वाज। रही थी फेमिनिन जेंडर में है तो इसलिए वह की अंग्रेजी सी, हाउ वाज सी। डू माने करना, डू में आईएनजी लगाएंगे, डूइंग। यह काम दिस वर्क। और एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रोगेटिव का। जैसे तुम कल किसकी किताब पढ़ रहे थे। तो किसकी किताब, हुज व्हिच पे भी चर्चा अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो किसकी किताब की अंग्रेजी क्या होगी स्टूडेंट्स, हुज बुक। अब सहायक क्रिया लेंगे तो यू के साथ आएगा वेयर, वेयर यू रीडिंग, हुज बुक वेयर यू रीडिंग यस्टरडे। और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, तुम्हारा भाई किस कमरे में टीवी देख रहा था। तो किस कमरे में स्टूडेंट्स, अगर हुज या व्हिच जो संबंध कारक इंट्रोगेटिव वर्ड है, अगर इनके साथ किस कमरे में प्रेपोजिशन भी है तो तीनों की अंग्रेजी एक साथ लिखते हैं और सबसे पहले हम प्रेपोजिशन को ही लिखते हैं। इन किस कमरे में, कमरे की बात हो रही है इसलिए इन विच रूम। तुम्हारा भाई एक वचन है तो सहायक क्रिया होगा वॉच, योर ब्रदर। देखना की अंग्रेजी वॉच, वॉच में लगा देंगे आईएनजी तो वॉचिंग द टीवी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए कुछ वाक्य और देखते हैं। हाउ मच, हाउ मैनी पे। जैसे कल रमेश कितना केला खा रहा था। तो कितना केला, केला गिना जा सकता है तो हाउ मैनी बनानाज। फिर उसके बाद वाज रमेश ईटिंग यस्टरडे।
अब यही जब अनकाउंटेबल होगा तो कितना की अंग्रेजी हाउ मच हो जाएगी। जैसे कल रमेश कितना चीनी खा रहा था, तो चीनी तो गिन नहीं सकते हम, तो हाउ मच शुगर हो जाता, वाज रमेश ईटिंग यस्टरडे। अब जैसे कर्ता कारक में प्रश्नवाचक शब्द को लेते हैं, तुम्हारा दरवाजा कौन खटखटा रहा था। तो कौन यहाँ पे कर्ता के रूप में है, क्योंकि खटखटाने वाला काम कौन कर रहा था, कौन का जो उत्तर होगा, तो हु वाज नॉकिंग, KNOCKING। नाक के साथ किसी को अगर नाक किया जाता है तो वहाँ प्रीपोजिशन एट आता है, कंपलसरी है, नहीं लिखेंगे तो गलत भी हो सकता है, वाक्य गलत हो जाएगा। तो हु वाज नॉकिंग एट योर डोर, तुम्हारा दरवाजा कौन खटखटा रहा था। ऑब्जेक्टिव केस में भी देख लेते हैं, वह किससे बात कर रहा था। तो किससे की अंग्रेजी हुम कर्म के रूप में है, किससे भी है तो स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन भी पहले लिख सकते हैं आप, टू हुम वाज ही, बात करना टॉक टॉकिंग, या स्टूडेंट्स इसका ट्रांसलेशन इस तरह भी कर सकते हैं, हुम वाज ही टॉकिंग टू, प्रीपोजिशन आपको टू देना ही है, टॉक के साथ अगर ऑब्जेक्ट भी है तो वहाँ प्रीपोजिशन टू आता है। इसी के साथ हाँ स्टूडेंट्स एक बार और बता दूं कि ऑब्जेक्टिव केस में हु का भी प्रयोग होता है, आप होम की जगह हु भी लिख सकते हैं, जैसे टू हु वाज ही टॉकिंग। हु के बाद अगर सहायक क्रिया है उसके बाद करता है तो माना जाता है कि हु ऑब्जेक्टिव केस में है, और हु के बाद सहायक क्रिया है उसके बाद मुख्य क्रिया आ गई, जैसे हु आज वीपिंग, तो यहाँ पे हु क्या है सब्जेक्टिव केस में है, कर्ता कारक में, मतलब हु की हिंदी होगी कौन। लेकिन अगर हु के बाद जैसे हु वाज ही हेल्पिंग यू, तो यहाँ हु वाज ही हेल्पिंग, तो हु वाज ही हेल्पिंग, तो यहाँ का मतलब हो गया कि वह किसकी मदद कर रहा था। हु के बाद सहायक क्रिया है वाज, उसके बाद करता आ रहा है ही, तो इसका मतलब क्या हुआ हु ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर हु के बाद सहायक क्रिया है फिर मुख्य क्रिया आ गई तो सब्जेक्टिव केस में, नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो उसकी हिंदी किसको किसे होगी, और सब्जेक्टिव केस में होगा तो कौन होगा। तो धन्यवाद, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अब कल पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस, जो सबसे कंफ्यूज करने वाला टेंस है। अधिकतर स्टूडेंट्स इस टेंस के बारे में ढेर सारा कन्फ्यूजन लिए हुए हैं कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर है, तो इस पर चर्चा कल करेंगे।